दिल्ली से बड़ी जानकारी है, कल केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कल शाम 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। शाम 5:30 बजे का वक्त तय है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग कल होने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग्स ले रहे थे। 1.25 घंटे लगभग ये मीटिंग चली है और जानकारी अब ये कि कल केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 5:30 बजे कल का वक्त तय किया गया है जब केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी और इससे पहले देश भर में इस समय जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के देश भर में इस समय जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के एरिया में भी जांच पड़ताल हो रही है। जंगलों में कॉम्बिंग सेना कर रही है। पूरी तरीके से तैयारी भारत सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। कल शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। कल केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़ने वाले हैं। 5:30 बजे एक साझा मीटिंग होगी जो रखी गई है। दिल्ली में ही केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो होने वाली है कल, जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी होगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। अदिति, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? लगातार जांच पड़ताल जो है इस पूरे मामले को लेकर के चल रहा है। एनआईए अपना काम कर रही है। देश भर में इस समय सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना भी कॉम्बिंग में लगातार जुटी हुई है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास जो इकट्ठा हुई है? देखिए, जो अंदर जब तो सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि कुछ ही देर में एमएचए का यानी कि होम मिनिस्ट्री से एक ऑफिशियल जानकारी, एक प्रेस रिलीज आने वाली है जी। कहीं ना कहीं आप उसको एक हार्ड जिसे बोलते हैं सरकार का जो लाइन एंड लेंथ है उसको तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इतना हाईलाइट कर दिया कि यूपी में और ये जो डॉक्टर्स का नेक्सस है, कुछ देर पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने एक महिला ब्रिगेड खड़ी की थी और उसके लिए अलर्ट भी आया था भारत में कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो लिंक रखती हैं, वो एनक्रिप्टेड जो उनकी लिंक्स हैं कट्टरपंथियों से, आतंकवादियों से, वो महिलाएं, उनको बोला गया है कि आप आइए, आप जिहाद कीजिए। और उसके बाद वो कैसे आप यहाँ पर भी डॉक्टर्स हुई हैं, इंजीनियर्स हुई, पत्रकार हुई, एजुकेटेड महिलाएं, राइटर्स हैं, उनसे बातचीत करें, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ लेकर आएँ। उसी का एक हिस्सा जो आज रैकेट उत्तर प्रदेश से मिला है, एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया है, वो भी वो वुमेन ब्रिगेड का ही हिस्सा थी। दूसरी बड़ी बात है कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर आके टिक गई है, लेकिन उससे पहले सूत्रों के मुताबिक जो दिल्ली जो एजेंसीज हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ आए हैं और उसको दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। फरीदाबाद में मिले जो विस्फोटक, उसके बाद जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, अभी तक पूरे मामले में हर जगह पर नए नए तरीके की लिंक्स मिले हैं, छापेमारी हो रही है, रेड पड़ रही है और फरीदाबाद और जम्मू के डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। छापेमारी के दौरान डॉक्टर घर पे नहीं मिले, पर घर पे कई ऐसी अहम चीज़ें मिली हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्शन डॉट्स जोड़ रही हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसको गृह मंत्री के साथ भी डिस्कस हुआ, वो 3 घंटे, वो 3 घंटे जितनी देर वो जैसे 3:19 जब वो रेड फोर्ट की पार्किंग में आकर खड़ी हुई गाड़ी I-20, उसके बाद वो 3 घंटे बाद जब पार्किंग से बाहर निकली 6 बजे और फिर 6:50 पे ये सब ब्लास्ट हुआ, उस 3 घंटे के दौरान क्या कुछ हो रहा था। तो एक सबसे बड़ी जांच ये है कि उस 3 घंटे में क्या कुछ हुआ। जो डॉक्टर उमर ने जो लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखी, उस दौरान उमर कहाँ था, क्या पार्किंग में ही था? 3 घंटे तक उस दौरान किस उस इलाके की रेकी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये 3 घंटे गाड़ी में था। उसकी बड़ी बात है कि वो पीक आवर का इंतजार कर रहा था या किसी के अप्रूवल का इंतजार हो रहा था। साथ में जो दोपहर 3:19 पर जो गाड़ी पार्किंग में पहुंची, ये तमाम बातें हैं, इसको देखा जा रहा है। दूसरा अहम पहलू क्या है कि फरीदाबाद से जिस अल फला यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आया है, इस नेटवर्क में इनके अलावा और कौन कौन है, इसको खंगाला जा रहा है, जो दूसरा एंगल है। और इसमें देखा जा रहा है कि हथियार इनके पास कहाँ से आए, वो कनेक्शन क्या है, इतनी बड़ी बात मात्रा में विस्फोटक कहाँ से पहुंचा, और अगर इनके पास पहुंचा तो जो और कनेक्शन है वहां है क्या, और वे विस्फोटक और हथियार यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन था,
टेलीग्राम का जो ग्रुप था एनक्रिप्टेड, उस ग्रुप में और कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो सारा कनेक्शन क्या है, जिसको अभी फिलहाल अंडरग्राउंड करने के लिए कहा गया। इस तरह के भी संकेत आ रहे हैं। तो उमर, जो मुजम्मिल और आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी, या इनके लिए कोई काम यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड सपोर्ट था, ये तमाम बातों का। अब तीसरी बड़ी बात है कि अब तक दिल्ली में जितने भी बम धमाके देखे गए हैं उसमें विस्फोट भले ही कोई भी हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि जो बम ऑब्जेक्ट किया जाता है वो या फिर जिस जगह को चुना जाता है वो किला होता है या इस तरह से देखा गया है। तो बहुत अलग अलग तरीके से देखा गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब मॉन्यूमेंट्स जैसे चुनने की बात है, रेड फोर्ट जैसे, और फिर एक चौथी बड़ी बात है कि कीलें, बेरिंग, छर्रे, ये तमाम चीज़ें मिली हैं क्या बॉडी के अंदर, और इस तरीके की क्या क्या चीज़ें थी। तो बहुत इस पूरे मामले में एक और जो अदिति चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जितने मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और उसके बाद किस समय को चुना गया है। जैसा कि आपने बताया भी कि गाड़ी जो है वो पार्किंग स्लॉट में भी थी और कहाँ कहाँ उसका मूवमेंट हुआ है, वो भी आपने जो तमाम बातें हैं बताई हैं। लेकिन क्या ये हड़बड़ी में किया गया? क्योंकि जो 3 लोग अंदर मौजूद थे, क्या वो फिदायीन थे? अगर यही साजिश थी तो फिर उस एरियाज में, क्योंकि कल जो है मंडे का दिन था, मंडे को जो पुरानी दिल्ली के मार्केट्स होते हैं वो बंद होते हैं, तो क्या हड़बड़ाहट में ये किया गया कि पहले पकड़े जाए इससे पहले कि यहाँ विस्फोट हो जाए? देखिए, आपको जैसा हम बता रहे हैं कि फरीदाबाद में इतना बड़े मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, अगर वो नहीं मिला होता तो शायद प्लान अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता। इस तरीके के संकेत हैं। पर जिस हड़बड़ाहट की आप जिक्र कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम इलाके में उमर के दोनों भाइयों को पकड़ा गया, भाभी से पूछताछ की तो भाभी ने कहा कि उमर ने कहा था कि वो 10 तारीख को अपना एग्ज़ाम दे के वापस आएगा और 10 तारीख को ये पूरा काम हुआ। अब जो तार जोड़े जा रहे हैं वो इस तरह से हैं कि कहीं ना कहीं 10 तारीख को कोई अंजाम देना होगा, लेकिन उससे पहले 9 दिन पहले जो ये तबिश हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें इतने कल जाके जिस तरीके से उजागर हुआ कि 2900 kgs का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पैनिक रिएक्शन था। शायद पहले उमर उस गाड़ी में नहीं होना था, पर क्योंकि जब सब कुछ पकड़े गए, लोग पकड़े गए, दबिश शुरू हुई, सर्च शुरू हुआ, तो आनन फानन में ये छोटा धमाका किया गया उनके हिसाब से। इस तरीके को कनेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए शायद मैंने जैसा कहा आपको 3 पॉइंट्स पे आके रुक गई है। अच्छा, एक और खास चीज़ है शिका, अक्सर जब भी आज से पहले जितने बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है, छर्रे, जैसा मैं कह रही थी, कील होती हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा हो। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जब कल बॉडीज पहुंची हॉस्पिटल में तो एजेंसीज की तरफ से पूछा गया डॉक्टर्स से बार बार कि किसी की भी बॉडी में इस तरह के छर्रे मिले, तो डॉक्टर्स ने कहा कि बॉडी काली नहीं हुई है, RDX नहीं था, और ये भी नहीं कहा कि किसी भी तरह का कोई कील छर्रे मिले हैं, उसको बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बनाने के लिए। इस बार प्लानिंग कुछ और थी, सोच समझ के प्लानिंग की गई थी। यहाँ तक कि ये भी इंडिकेशन है कि कोई और डॉक्टर्स का भी नेटवर्क है जो नेपाल, दुबई, अलग अलग जगह तक जैसे कहा जा रहा है कनेक्टेड है, जो कुछ ऐसा रसायन बना रहे हैं जिससे कि मंदिरों में प्रसाद में डाला जाता है, पानी में डाला जाए और मास किलिंग की जाए। ऐसी तमाम तरीके की बातें भी निकल कर आ रही हैं। इसीलिए इस बार एक अलग तरीके का धमाका हुआ। और जब लोगों से आप बात करेंगे, शिखा, मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा धमाका हमने आज से पहले कभी नहीं सुना। कभी लगा कि ज़मीन फट गई, कभी लगा कि भूकंप आ गया, कभी लगा कि एक साथ 10 सिलेंडर फट गए, गाड़ी उछल कर गई, रोशनी जैसा हो गया। शाम को 6:50, ठंड का समय, अंधेरा हो जाता है, एक बार का ऐसा लगा कि उजाला हो गया। तो ये बहुत प्लान्ड तरीके से हुआ और शायद कुछ और भी बड़ा प्लान हो रहा था, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया तो शायद उसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। और अब देखिए, कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में CCS की बैठक होगी। प्रधानमंत्री भूटान से ये कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अभी तक एजेंसीज को पूरे तह तक जाने के लिए कहा है। रात भर वो एजेंसी से संपर्क में रहे। तो जाहिर तौर पर 3 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो HM की तरफ से कुछ देर में एक आधिकारिक प्रेस रिलीज आएगी जो कि एक सरकार का एक स्टैंड पॉइंट समझ आएगा। दूसरा, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और कल कैबिनेट की बैठक के बाद एक बार फिर
जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जैसे एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर समझे जाने की जो बात है, उसको भी एग्जीक्यूशन होगा। और शिखा आने वाले दिनों में ये जो तमाम चीज़ें हैं ना जाने किस दिशा में आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ उम्र के इर्द गिर्द और ये डॉक्टर्स के नेक्सस के इर्द गिर्द आके रुक गया है। अदिति, मैं जानकारी आपसे ये भी लेना चाहती हूँ कि इस समय अब से थोड़ी देर पहले जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई है जिसमें तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी थी, वहाँ उस बैठक में किन बातों को लेकर के चर्चा हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई है उसके बाद देश भर में जो सघन अभियान है वो चलाया गया है, लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, सेना के जवानों को भी जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ एक्शन ऑफ प्लान बनाने की जो बात है वो कही जा रही है, ये निकल कर सामने आ रहा है। कॉम्बिंग क्योंकि सेना इस समय जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में शुरू कर चुकी है, तो इस समय जो मीटिंग हुई है और कल जो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है 5:30 बजे, उसका मुख्य एजेंडा क्या यही रहने वाला है? देखिए, कैबिनेट वैसे भी होनी थी, लेकिन क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद कैबिनेट हो रही है तो उसका मुख्य एजेंडा, जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो सीसीएस में चर्चा होती है जी। जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है जिसमें 4 बड़े मंत्री होते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, निर्मला सीतारमण होंगी, एस जयशंकर होंगे और जाहिर तौर पर अधिकारी होते हैं एनएसए अजीत डोभाल होंगे। सीसीएस की बैठक आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उससे पहले भी आपने देखा कि 7-8 दिन लगातार कैसे सीसीएस की बैठक 4 बार हुई, लेकिन साथ साथ में आप देखें कि बैठकों का दौर चलता था। तो ये जो कल सीसीएस की बैठक होगी उसमें तब तक शायद कुछ कंक्लूसिव निकल आएगा। ये जो बैठक खत्म हुई है आज दोपहर तक फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर तमाम जो कनेक्ट हैं वो जोड़ लिए जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद कल प्रधानमंत्री क्या स्टैंड लेते हैं, सीसीएस में क्या स्टैंड लिया जाता है और जाहिर तौर पे सो ऑन एंड सो फोर्थ कि प्रधानमंत्री ने ये तो कह ही दिया कि जवाबी कार्रवाई होगी, ये भी कह दिया कि बख्शा नहीं जाएगा। तो जो अगले 15 से 20 दिन है, महीना भर है, बहुत सेंसिटिव हो जाने वाला है और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा और इस बार क्या तरीके से हम एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने एक आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली इस पूरे हमले की। लेकिन एक चिंता की बात जो यहाँ पर खड़ी हो जाती है वो ये होती है, जो पूरे सरकार के लिए है, कि न जाने ऐसे कितने स्लीपर सेल्स जो हैं वो अभी एक्टिव हैं या वो यहाँ रह रहे हैं। और देखिए, 2 तरीके की बात है। एक होता है कि 15 साल का कसाब 19 साल का लड़का आया और जो 15 से लेकर 20 साल के बच्चे को ब्रेन वॉश किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसका जो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए जिस डायरेक्शन में लेकर और कहा बंदूक से तुम्हें भून डालना है, या यूं कहें कि जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, बस बंदूक से लाना है, आपको उनका धर्म मजहब पूछना है और बंदूक से घूम डालना है। एक तो उस तरह का अटैक होता है। एक ये अटैक होता है जहाँ पे आप सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप एक रेप्यूटेड, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, टीचर लगता है, इंजीनियर लगता है और न जाने क्या। क्योंकि शिखा, मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि यही सवाल लोगों के मन में है कि अगर आप उस अस्पताल, हरियाणा के उस अस्पताल गई होती और अगर आपको डॉक्टर उमर मिले होते तो आप कैसे बात करती उनसे, या वो कोई सलाह देते तो आप जाहिर तौर पे उस सलाह को मानती। आप ये नहीं सोचती हैं किस मजहब के हैं, या आप उनसे ये भी पूछ लेती कि पहलगाम के हैं, वो बता देते कि मेरा घर पहलगाम है। मुझे नहीं लगता कि शायद हम में से कोई भी ये सोचता कि पहलगाम के हैं तो किस तरीके से बात की जाए। तो पर ये प्लानिंग देखिए आप, महिला ब्रिगेड तैयार करना, एजुकेटेड वर्क को खींच के लाना, क्योंकि जब कोई डॉक्टर बोल के एंटर करता है, गाड़ी रोकी, आप कौन है साहब, मैं डॉक्टर हूँ, तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाइए। सिर्फ उस प्रोफेशन का इतना रिस्पेक्ट होने के बावजूद, तो अगर मैं इस बात को खत्म ये करूंगी कि एक आतंकवादी होता है जिसको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, जो पूरा प्लान करता है और शूट करता है, और एक होता है जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे रोटी खा रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेप्यूटेड है और उसके बाद इस तरह की प्लानिंग करते हैं, कट्टरपंथी जिहाद करते हैं, जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं, और ये असल आतंकवाद है जो हमारे आसपास है। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ये है कि जो दिल्ली के दिल में आके घात कर सकता है, जिसे टेक्निकली आज जो आपके मन में, मेरे मन में, 140 करोड़ लोगों के मन में है कि आखिर ये हुआ कैसे। और अगर ये दिल्ली में चांदनी चौक में हो सकता है शाम को 6:50 पे 52 पे, तो ये कहीं भी हो सकता है। ये लाजपत में भी हो सकता है, गुड़गांव में हो सकता है, ये महिपालपुर पे हो सकता है, महरौली में हो सकता है, और इनफैक्ट ये तो फिर वीवीआईपी इलाकों में हो सकता है। तो ये चिंता की बात है कि न जाने कब कहाँ क्या हो जाए। शायद अमित शाह ने भी यही चिंता जताई कि कोई गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रही, कोई संदिग्ध एक्टिविटी हुई या उससे पहले हुई, रेकी तो की होगी, रेकी में किसी ने मदद की होगी, तो ये सारी चीज़ें पहले किस तरीके से कनेक्ट करने की बात है।
तो ये तमाम बातें हैं। उम्मीद की जा रही है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आधिकारिक बयान आए, एक प्रेस रिलीज जल्द से जारी की जाए। अदिति, लगातार सारे इलाकों में इस समय सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन क्या दिल्ली के कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जिसे बंद किया गया है या डाइवर्ट किया गया है? क्या इससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस के बीच सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है। पर कल रात को जब मैं 4 बजे वापस गुड़गांव पहुंची थी तो धौला कुआं पे चेकिंग थी। जब मैं सुबह 7 बजे वापस आई तब भी धौला कुआं पे चेकिंग थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने जाने पर रोक है। लेकिन रैंडम चेकिंग आपको राजस्थान से लेकर, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, आप देखें, इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश जहाँ से पूरा नेक्सस मिला है, हरियाणा, गुजरात में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह हाई अलर्ट है, चेकिंग है, एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग है, तमाम जगहों पर चेकिंग कर दी गई है। लेकिन शायद सरकार का ये उद्देश्य किसी भी तरह का कोई पैनिक ना हो अगर रास्ते बंद कर दिए जाएं। आपने देखा होगा, आज शिखा आप भी घर से आई होंगी, मैं इसलिए बता सकती हूँ, मैं सोना रोड गुड़गांव से आती हूँ, जो हालांकि आज मैं बहुत जल्दी आई हूँ तो ट्रैफिक वैसे भी कम है, लेकिन जब मैं बात कर रही थी तो घर के लोगों से तो कह रहे थे कि आज बेसिक ट्रैफिक कम है। आप देखिए कैसे लोग डर जाते हैं, तुरंत वर्क फ्रॉम होम, व्हाट्सएप पर ये मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि आप भीड़ में मत जाइए, परिवार की तरफ से, बड़ों की तरफ से। और जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो चिंता जता रहे हैं कि अभी सैटरडे संडे को बाहर नहीं जाना है, क्रिसमस नहीं मनानी है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है, ना जाने क्या प्लान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह के रास्ते रोके जाते हैं तो एक पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन बैरिगेटिंग हर जगह है, चेकिंग है, खास तौर पे बॉर्डर इलाकों पे। आप हरियाणा कापासेड़ा से जब आप दिल्ली की तरफ आते हैं, वहाँ चेकिंग हो रही है, आपकी गाड़ी की चेकिंग है, संदिग्ध अवस्था। और वैसे देखा जाए तो सर्च ऑपरेशन के नाम पे बहुत एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन है। फिर भी मेरा मानना है कि काश ये सर्च ऑपरेशन उस 9 दिन पहले, जब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से कहा कि हमने पकड़ लिया था, परसों भले ही उन्होंने अनाउंस किया हो कि इतनी बड़ी संख्या में फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट मिला है, लेकिन अगर यही सर्च ऑपरेशन शायद पहले हो जाता तो क्या पता जो अभी 12 का डेथ टोल है, जो अब बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो जाएगा, वो शायद बच जाते। बच्चों के चिथड़े नहीं होते, लोगों के चिथड़े ज़मीन पर सड़क पे नहीं दिखते, ठेले खोमची वाले, मैंने जानवर, मैं वहाँ थी तो मैंने बात करते करते जब मैं चल रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पैर के पास जानवर के फ्लैश के टुकड़े पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत दर्दनाक मंजर था। ऐसी स्थिति में शायद बच सकता था और ऐसा ना होता। बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो अदिति ग्राउंड से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है।